स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में, जहां आपको मिलती हैं सही और सटीक खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 24 जवान हुए शहीद। घटना स्थल पर 20 शव मिले। 24 घंटे बाद भी नहीं पहुंची रेस्क्यू टीम। उज्जैन के एक अस्पताल में लगी आग। कोविड वार्ड में भर्ती 4 मरीज झुलसे। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 80 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पिछले 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा केस सामने आए। यह पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। अपनी ही जगह पर कमजोर पड़ रही है टीएमसी। ध्रुवीकरण का मुद्दा गांव तक पहुंचा। लोग ममता से तो खुश है, पर करप्शन से दुखी। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों को किया खारिज। कहा नंदीग्राम के पोलिंग बूथ पर नहीं हुई कोई धांधली। ममता ने कहा मोदी शाह की जोड़ी सेंट्रल एजेंसी से विपक्षों को डरा रही है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। बस्तर के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों ने 700 जवानों को घेरकर हमला किया। इस हमले में 24 जवान शहीद हुए हैं। इनमें कोबरा बटालियन के 9, डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6 और एक बस्तरिया बटालियन का जवान शामिल था। इसी बीच ग्राउंड जीरो का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 20 जवानों के शव घटनास्थल पर ही दिखाई दे रहे हैं। वीडियो घटना के 24 घंटे बाद सामने आया है और तब तक कोई रेस्क्यू टीम भी वहां नहीं पहुंची थी। हालांकि बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची। इस टीम पर भी नक्सलियों ने हमला कर दिया। उन्होंने आईईडी ब्लास्ट भी किया। इस हमले में एक जवान घायल भी हुआ है। 20 जवानों के शव लोकेट कर लिए गए हैं। उनको रिकवर करने के लिए केंद्रीय एजेंसी और एयरफोर्स की मदद मांगी गई है। करीब 700 जवानों को नक्सलियों ने बीजापुर के तर्रेम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास घेर लिया था। 3 घंटे चली मुठभेड़ में 9 नक्सली भी मारे गए हैं। करीब 30 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद 21 जवान लापता बताए जा रहे हैं। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है वहां नक्सलियों की 1st बटालियन का कार्य क्षेत्र है। 20 दिन पहले यूएवी की तस्वीर से यहाँ बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। सुरक्षा बलों को जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर नक्सलियों के डेरा जमाने की सूचना मिली थी। शुक्रवार रात को इस सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स के 2000 जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन शनिवार को नक्सलियों ने 700 जवानों को घेरकर हमला कर दिया। नक्सलियों ने एक बड़े एम्बुशू में जवानों को फंसा लिया और 3 ओर से फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ सुबह करीब 12:30 बजे शुरू हुई और तकरीबन 5:30 बजे तक चली। इस दौरान नक्सलियों ने यूजीएनएल, लॉकेट लॉन्चर, इंसास और AK-47 से हमला किया था। पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज ने बताया कि मौके पर 180 नक्सलियों के अलावा कोटा एरिया कमेटी, पामेड़ एरिया कमेटी, जंगरगुड़ा एरिया कमेटी और बांसागुड़ा एरिया कमेटी के लगभग 250 नक्सली मौजूद थे। सूचना मिली है कि नक्सली 2 ट्रैक्टरों में सबको ले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के शहीद होने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में हुए शहीद जवानों के परिजनों के साथ है। वीर शहीदों को बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उज्जैन के फ्रीगंज में एक निजी अस्पताल के कोविड वार्ड में सुबह रविवार तकरीबन 11:30 बजे आग लग गई। आग से 4 मरीज झुलस गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के वक्त अस्पताल में 80 मरीज भर्ती थे। इनमें 24 कोविड मरीज भी थे। सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फ्रीगंज में पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नाम से उमाशंकर पाटीदार का अस्पताल है। 2 मंजिल के इस निजी अस्पताल में जिले भर के मरीज आते हैं। रविवार की सुबह करीब 11:30 बजे अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कोविड वार्ड में तैनात वार्ड बॉय ने धुआं देखकर अपने प्रबंधक को उसकी सूचना दी। देखते देखते ही अस्पताल में धुआं फैल गया। खिड़कियां तोड़कर किसी तरह मरीजों को निकाला गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने पर अस्पताल में भर्ती सभी 80 मरीजों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। भर्ती मरीजों के परिजन भी अस्पताल में ही मौजूद थे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 20 एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को शिफ्ट किया गया। इन मरीजों में से कुछ को आरडी गाड़ी और गुरु नानक अस्पताल भेजा गया। आग से कोविड वार्ड में मौजूदा सभी मशीनों और फर्नीचर भी जल गया। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन घटना के वक्त फायर अलार्म नहीं बजा। इससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग बुझाने वाले उपकरण भी ठीक नहीं थे। हालांकि अस्पताल मैनेजमेंट ने दावा किया कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग को काबू कर लिया गया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। यहाँ शनिवार को 92,994 संक्रमित की पहचान हुई। इस दौरान 60,059 लोग ठीक हुए और 514 लोगों की मौत हुई। एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की बात करें तो बीते दिन 199 दिनों बाद इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पहले 17 सितंबर को 96,787 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। मौत के मामले में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले शुक्रवार को 713 लोगों की जान गई थी।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना और वैक्सीनेशन के रिव्यू को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और डॉक्टर वीके पॉल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे। बंगला निजेर मयके छे यानी बंगाल को अपनी बेटी ही चाहिए का नारा टीएमसी के गढ़ रहे हुगली में ही फीका पड़ता दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तक हुगली टीएमसी का गढ़ था, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने न सिर्फ टीएमसी के इस दुर्ग को भिन दिया बल्कि हुगली लोकसभा सीट भी जीत ली और हुगली जिले में आने वाली आराबाग लोकसभा सीट पर टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। 6 अप्रैल को तीसरे चरण में हुगली आरामबाग की 8 सीटों जंगीपाड़ा, हरिपाल, धनियाखाली, ताड़केश्वर, पुरुषुरा, आरामबाग, घोंघाट और खानाकुल में वोटिंग होनी है। इन सीटों पर बीजेपी के आशोल परिवर्तन का अच्छा खासा प्रभाव दिख रहा है क्योंकि ध्रुवीकरण गांवों तक पहुंच गया है। हुगली के सीनियर जर्नलिस्ट दीप्तिमान मुखर्जी के मुताबिक हरिपाल, आरामबाग, ताड़केश्वर और घोंघाट सीट पर बीजेपी की जीत तय दिख रही है। बाकी की 4 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है क्योंकि कहीं टीएमसी के स्थानीय संगठन में अर्कतलय है तो कहीं पूरा संगठन ही बीजेपी में शामिल हो गया है। 2019 तक भी बीजेपी इन जिलों में कोई मजबूत संगठन नहीं थी, लेकिन उसके बाद टीएमसी और लेफ्ट के नेता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए और देखते ही देखते पार्टी जमीन पर मजबूत हो गई। जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां भी बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है क्योंकि मुस्लिम वोट टीएमसी और संयुक्त मोर्चा के बीच बढ़ते दिख रहे हैं। बीजेपी हिंदुओं को सुरक्षित और मजबूत बनाने का नारा दे रही है, इसलिए हिंदू वोट भगवा पार्टी के साथ लामबंद होते दिख रहे हैं। 2,60,000 वोटर्स वाली खानकुल सीट में करीब 54,000 मुस्लिम मतदाता हैं। 2011 से ही ये टीएमसी के लिए एक तरफा वोट करते रहे हैं। टीएमसी ने यहाँ 2016 में इकबाल अहमद को उतारा था, लेकिन इस बार मुंशी नजबुल करीम को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से सुशांत घोष मैदान में है। खानकुल के नीरज पांडे कहते हैं, हम डर और दहशत में जी रहे हैं क्योंकि यहाँ टीएमसी से जुड़े एक मुस्लिम कार्यकर्ता की मौत हुई थी। टीएमसी ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया और 31 मार्च को जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय शैलेंद्र सिंह कहते हैं, खानकुल में जितने भी प्रधान हैं सबने लोग कोलकाता, बांकुड़ा में जमीनें खरीद ली और बंदूक के दम पर वोटिंग करवाई, लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ जीत जाएगी क्योंकि लोग बिना डरे वोटिंग कर पाएंगे। टीएमसी कार्यकर्ता हराधन कहते हैं कि दीदी ने पुल पुलिया बनाए हैं इसलिए वही जीतेंगी। जंगीपाड़ा विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी के साथ ही संयुक्त मोर्चा भी टक्कर दे रहा है। बीजेपी ने यहाँ से देवजीत सरकार को उम्मीदवार बनाया है। देवजीत लोकसभा में भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जंगीपाड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यही फुरफुरा शरीफ है जिसके पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आईएसएफ नाम की पार्टी बनाई है। टीएमसी ने यहाँ से स्नेह हसी चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है। यह भी मुस्लिम वोट टीएमसी और आईएसएफ के बीच बढ़ते दिख रहे हैं। स्थानीय लोग दीदी के काम से खुश हैं, लेकिन लोकल लीडर्स की करप्शन से परेशान हैं। इसके बावजूद वे दीदी को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। देवाशीष सिंघारिया कहते हैं, पहले की सरकार ने कटमनी बहुत ली, 100 दिन में काम नहीं मिला और अफमान में भ्रष्टाचार किया, इसलिए यह सीट बीजेपी जीतेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर धांधली की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने रविवार को जवाब दिया। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने ममता के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि ममता ने जो आरोप लगाए थे उनमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई। चुनाव आयोग ने कहा कि बीएसएफ जवानों की ओर से वोटिंग के दौरान गड़बड़ी किए जाने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। इस दौरान कोई बाहरी व्यक्ति पोलिंग बूथ के अंदर नहीं गया जिससे पोलिंग बूथ प्रभावित हो सके। ममता ने नंदीग्राम में प्राइमरी स्कूल में बने बूथ नंबर 7 में गड़बड़ी का होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आयोग ने इसके जवाब में पूरी टाइमलाइन जारी की। इसमें सुबह 5:30 बजे की मॉक ड्रिल से लेकर सुबह 7 बजे की वोटिंग शुरू होने और शाम तक वोटिंग खत्म होने तक का सिलेसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। आयोग ने कहा कि बूथ नंबर 7 में वोटिंग शुरू होने से पहले वहां मौजूद सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक ड्रिल हुई और उसके बाद वोटिंग हुई। आयोग ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सेंट्रल फोर्स के जवान न बूथ के अंदर गए हैं और न ही किसी वोटर्स को अंदर जाने से रोका है। चुनाव आयोग ने अपने 6 पेज के जवाब के साथ ममता की चिट्ठी भी सार्वजनिक की है जो उन्होंने आयोग को लिखी थी। बंगाल के सियासी घमासान में जुबानी जंग तेज हो गई है। रविवार को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में रैली के दौरान कहा कि मोदी सिंडिकेट 1 और अमित शाह सिंडिकेट 2 है। दोनों सेंट्रल एजेंसी को अभिषेक, सुदीप और स्टेलिन की बेटी के घर भेज रहे हैं। विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है। चुनाव के दौरान पुलिस ऑफिसर्स के तबादले किए जा रहे हैं। ममता पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार की मिलीभगत साबित हो चुकी है। घोटाले के 900 करोड़ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास गए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु के साथ दिनेश त्रिवेदी और बीजेपी के केंद्रीय सह प्रभारी अरविंद मेनन भी मौजूद थे। ममता ने अपने भाषणों में कहा कि भाजपा किसानों को पैसे देने के बड़े बड़े दावे कर रही है। मैंने सरकार की लाभार्थियों की लिस्ट भेजी थी, फिर भी उन्होंने पैसे नहीं भेजे। उनके सारे दावे झूठे हैं। वे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए खेल खेल रहे हैं। कुछ गुजराती उत्तर प्रदेश और बिहार से गुंडे भेजकर बंगाल पर कब्जा कराना चाहती है। हम बंगाल को गुजरात की तरह बनने नहीं देंगे। भाजपा या सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है। हम उन्हें इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे।